नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। कौन थी रज़िया सुल्तान, जिसने पहली बार सुल्तान की कुर्सी को संभाला, जिसने किस तरीके से अपनी सल्तनत को संभाला, किस तरीके से उसकी लव लाइफ रही, किस तरीके से रज़िया सुल्तान ने काम किया। पूरी जीवनी को जानिए हमारी इस वीडियो के जरिए। रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक थी। उसने दिल्ली में 1236 से 1240 तक स्वयं सुल्तान के रूप में शासन किया। ये एक ऐसी उपाधि थी जो किसी महिला को पहले कभी नहीं दी गई थी, एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी किसी महिला को प्राप्त नहीं हुई थी। वो 5वीं मामलुक सुल्तान थी जो दुनिया भर में इस्लामी सभ्यताओं के परे इतिहास में कुछ महिला संप्रभुओं में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि रज़िया ने सुल्तान के रूप में संबोधित करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस शब्द का अर्थ सुल्तान की पत्नी या मालकिन था। लेकिन उसने सुल्तान शीर्षक का दावा किया क्योंकि वो खुद प्रमुख थी। बचपन और प्रारंभिक जीवन। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में भारत के बदायूं में रज़िया अल दीन के रूप में हुआ था। वो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी और उसके 3 भाई थे। उसकी माँ कुतुब उद्दीन की बेटी थी, जिसका विवाह उसके कौशल और पराक्रम के कारण उसके पिता से हुआ था। कुतुब उद्दीन की मृत्यु पर उसके बेटे आराम बख्श को 1210 में सिंहासन विरासत में मिला। वो एक बहुत ही सक्षम शासक साबित नहीं हुआ, इसीलिए इल्तुतमिश ने तत्कालीन तुर्की कुलीनता की मदद से सिंहासन संभाला। इल्तुतमिश एक अधिक कुशल शासक और बहुत उदारवादी भी साबित हुआ। उन्होंने रज़िया सहित अपने सभी बच्चों को मार्शल आर्ट और प्रशासन में समान परीक्षण दिया। अपने प्रारंभिक वर्षों में रज़िया का हरम में महिलाओं के साथ बहुत कम संपर्क था, इसलिए उन्होंने अपने समय के समकालीन मुस्लिम समाज की महिलाओं के प्रथागत अशिष्ट व्यवहार को वास्तव में कभी भी आत्मसात नहीं किया। सुल्तान के रूप में अपने पिता के शासनकाल के दौरान भी रज़िया ने राज्य के मामलों में अपने पिता की सक्रिय रूप से सहायता की। सुल्तान के रूप में प्रथा के विपरीत उसने सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा प्रदर्शित किया और अपनी सेना के प्रमुख के रूप में खुले तौर पर एक हाथी को लड़ाई में सवार किया। इस अवधि के दौरान इल्तुतमिश ने महसूस किया कि जबकि उसके सभी बेटे केवल शाही विशेषाधिकारियों और सुखों का आनंद लेने में रुचि रखते थे, रज़िया उनमें से सबसे कुशल और ईमानदार थी। वो अपने पहले के हर राजवंश के मुस्लिम सिद्धांत से अलग हो गया और रज़िया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, जो किसी सुल्तान की पहली महिला उत्तराधिकारी थी। रज़िया के अतुल्य पिता। इल्तुतमिश वर्ष 1210 में पैदा हुआ और 1236 में मृत्यु हो गई। एक संतुलित व्यक्ति था जिसने अपने शिष्यों को कई बच्चों के बाद अपनी पहली छोटी लड़की के जन्म का स्वागत करने के लिए उत्कृष्ट उत्सवों की व्यवस्था करने के लिए बनाया। उसने उसे पढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उत्साह लिया और जब वो 13 वर्ष की हुई तो केवल अपने पिता के शिक्षण के कारण रज़िया को एक कुशल धनुर्धर और घुड़सवार के रूप में पहचाना गया और वो अक्सर अपने सैन्य उपक्रमों में अपने पिता के साथ जाती थी। एक बार जब इल्तुतमिश ग्वालियर के हमले में शामिल था, उसने दिल्ली को रज़िया को सौंप दिया और उसके प्रवेश पर वो रज़िया के प्रदर्शन से इतना चकित था कि उसने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना। इल्तुतमिश एक महिला को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने वाला पहला सुल्तान बन गया। जब उसने अपनी बेटी रज़िया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था, लेकिन मुस्लिम कुलीनों को इल्तुतमिश की एक महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त करने की परंपरा की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं था और सुल्तान की मृत्यु के बाद 29 अप्रैल 1236 को रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसके बजाय सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासनकाल छोटा था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान के साथ सरकार चलाने वाले सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए रुकनुद्दीन ने नागरिकों के काफ़ी आक्रोश के लिए व्यक्तिगत सुख और व्यभिचार की खोज के लिए खुद को त्याग दिया।
12 नवंबर 1236 को केवल 6 महीने सत्ता में रहने के बाद रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। अनिच्छा के साथ कुलीन वर्ग रजिया को दिल्ली की सुल्ताना के रूप में शासन करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया। एक बच्चे और किशोर के रूप में रजिया का हरम की महिलाओं के साथ बहुत कम संपर्क था, इसीलिए उसे मुस्लिम समाज में महिलाओं के प्रथागत व्यवहार को सीखने का बहुत कम अवसर मिला जिसमें वो पैदा हुई थी। रानी बनने से पहले ही अपने पिता के शासन काल के दौरान वो कथित तौर पर राज्य के मामलों में व्यस्त थी। सुल्ताना के रूप में रजिया ने पुरुषों की पोशाक को अपनाया और रिवाज के विपरीत वो बाद में अपना चेहरा दिखाती थी। जब वो बाद में अपनी सेना के सिर पर एक हाथी पर सवार होकर युद्ध करती थी, एक चतुर राजनेता रजिया सेना और जनता के समर्थन को सूचीबद्ध करते हुए रईसों को नियंत्रण में रखने के कामयाब रहा। राजनीतिक मोर्चे पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि विद्रोही गुटों को एक दूसरे का विरोध करने के लिए हेरफेर करना था। उस समय रजिया को दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बनना तय लग रहा था। रजिया सुल्तान अपने भाइयों से कहीं बेहतर थी। 1236 से 1240 तक शासन करने वाले गुलाम वंश के चौथे सम्राट रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। एक शासक के रूप में उन्होंने सुल्ताना के रूप में संबोधित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ सुल्तान की पत्नी था, और सुल्तान के रूप में संबोधित होने पर जोर दिया। रजिया का जन्म इल्तुतमिश 1210 से 1236 के घर हुआ था। वो एक दयालु पिता थे जिसने कई बेटों के बाद अपनी पहली बेटी के जन्म का स्वागत करने के लिए भव्य समारोह का आदेश दिया। उन्होंने उसकी शिक्षा और परीक्षण में व्यक्तिगत रुचि ली और जब वो 13 साल की हुई तब तक रजिया को एक कुशल धनुर्धर और घुड़सवार के रूप में स्वीकार किया गया, जो अक्सर अपने सैन्य अभियानों में अपने पिता के साथ जाती थी। इल्तुतमिश अक्सर कहते थे, वो मेरी बेटी नहीं बल्कि कई बेटों से बेहतर है। एक बार जब वो ग्वालियर किले की घेराबंदी में व्यस्त थे, उन्होंने दिल्ली में सरकार को रजिया को सौंप दिया था और उनकी वापसी पर उनके प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया। जब रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का फरमान तैयार किया जा रहा था, तब कई रईसों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। इल्तुतमिश ने आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, मेरे बेटे युवावस्था के आनंद में तल्लीन हैं और उनमें से कोई भी देश के मामलों को चलाने की क्षमता नहीं रखता। मेरी मृत्यु के बाद लोगों को एहसास होगा कि मेरे बच्चों में से कोई भी मेरी बेटी रजिया से ज़्यादा मेरे उत्तराधिकारी के योग्य नहीं था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राज्यों के रईसों ने उसकी इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। हालांकि सत्ता की बागडोर संभालने के बाद युवा राजा ने खुद को कामुक सुखों की खोज में छोड़ दिया और झुकाव को बढ़ा दिया। जब उन्होंने उसे सोने के सिक्कों को बिखेरते हुए बाजारों के माध्यम से हाथी की सवारी करते हुए देखा तो नागरिकों को गुस्सा आ गया, जिसे देखने के लिए खड़े लोग चिल्ला रहे थे। मिनहाज सिराज अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखते, राजा पूरी तरह से अपव्यवहार और व्यभिचार से गुलाम था। इस स्थिति ने राजा की माता तुर्कान शाह के हस्तक्षेप का मार्ग खोल दिया। वो एक बेहद ईर्ष्यालु और दबंग व्यक्ति थी जिसने सिंहासन के सभी संभावित प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। पहला शिकार एक युवा राजकुमार कुतुबुद्दीन था जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद रजिया के जीवन पर असफल प्रयास किया गया। तब रजिया ने पलटवार करने का फैसला किया। शुक्रवार को पीड़ित के लिए प्रथागत लाल पोशाक में वो मस्जिद में दिखाई दी और अपने पिता के नाम पर इकट्ठी हुई मंडली से उसकी सौतेली माँ के बुरे मंसूबों के खिलाफ उसकी मदद करने की अपील की। इब्न बतूता लिखते हैं कि उनके भाषण ने ऐसी भावनाओं को उभारा कि लोगों ने शाही महल को जब्त कर लिया। राजा को पदच्युत कर दिया गया और रजिया को नए सम्राट के रूप में स्थापित किया, जैसा कि उसके पिता ने चाहा था। लेकिन जिस तरीके से उसने सत्ता संभाली, उसने तुर्की के कुलीन वर्ग को बहुत परेशान किया। वो खुद को किंग मेकर मानते थे, लेकिन रजिया के मामले में आम लोगों ने उन्हें ताज पहनाया था। जनता की मनोदशा को भांपते हुए उनमें से कुछ ने वफादारी का वचन दिया, लेकिन दूसरों ने खुद को उसके खिलाफ खड़ा कर लिया और दिल्ली की घेराबंदी कर ली।
दिल्ली में विद्रोह को कुचलने के बाद रजिया ने शासन के मुद्दे को संबोधित करना शुरू कर दिया, जो उसके भाई द्वारा 6 महीने के शासन के दौरान पिछड़ गया था। हालांकि अपने पिता की तरह उसका अधिकांश समय विद्रोहियों से लड़ने में व्यतीत होता था। उसने विद्रोहियों को दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पंजाब और मुल्तान में सेना का नेतृत्व किया, लेकिन भटिंडा में अल्तुनिया से हार गई। अपनी जेल में रहते हुए उसने उससे शादी की और कुछ दिनों बाद दोनों ने दिल्ली में फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया और अपनी जान गंवा दी। रजिया के संक्षिप्त शासन ने मिन्हाज बरनी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों से समृद्ध प्रशंसा अर्जित की है। उसके महान गुणों का वर्णन करने के बाद वो सहमत है कि समझदार पुरुषों को उसमें कोई दोष नहीं मिला, सिवाय इसके कि वो एक महिला के रूप में बनाई गई थी। ये सच है कि रजिया अपने जमाने के पूर्वग्रहों की शिकार थी, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया था कि एक शासक के रूप में वो उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम थी जो उनके उत्तराधिकारी थे। रजिया सुल्तान के प्रमुख कार्य। एक कुशल शासक होने के नाते रजिया सुल्तान ने अपने साम्राज्य में उचित और पूर्ण कानून व्यवस्था स्थापित की थी। रजिया सुल्तान ने व्यापार को प्रोत्साहित करके सड़कों का निर्माण, कुओं की खुदाई करके देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने स्कूलों, अकेडमियों, अनुसंधान केंद्रों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की, जिसमें कुरान के साथ प्राचीन दार्शनिकों के काम और मोहम्मद की परंपराएं शामिल थी। कथित तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान, दर्शन, खगोल विज्ञान और साहित्य में हिंदू कार्यों का अध्ययन भी किया गया। रजिया सुल्ताना ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान दिया और कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित किया। रजिया सुल्तान की उपलब्धियां। रजिया सुल्तान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने सफलतापूर्वक अपने लोगों का विश्वास जीत लिया। रजिया सुल्ताना को आम लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त था। मुल्तान या हांसी या फिर लाहौर और या फिर बदायूं के गवर्नर जुनैदी से जुड़ गए। उन्होंने दिल्ली के पास अपने सैनिकों को डेरे डाले। रजिया सुल्ताना के पास खुले संघर्षों में उन्हें शामिल करने के लिए पर्याप्त बल नहीं थे, इसलिए रजिया सुल्ताना ने अपनी सेना को किले से बाहर निकाला, लेकिन युद्ध के बजाय कूटनीति से अपना अंत हासिल करने की कोशिश की। पतन की साजिश। तुर्की रईसों ने अब एक संगठित प्रतिरोध की योजना बनाई। वो कुलीनों की तुलना में रॉयल्टी को स्थायी रूप से कमजोर करना चाहते थे। इस साजिश के नेता मलिक इख्तियार उद्दीन एटिगिन थे, जो बदायूं के गवर्नर के कार्यालय से बैठे हुए थे। एटिगिन ने महसूस किया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर उत्थान संभव नहीं था, जब तक कि रानी अपने एहतियाती उपायों के कारण वहां मौजूद थी। इसलिए योजनाओं को बहुत सावधानी से रखा गया था। भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया और उनके बचपन के दोस्त ने सबसे पहले विद्रोह का स्तर उठाया। रजिया तुरंत एक सेना के मुखिया के रूप में उसके खिलाफ आगे बढ़ी। एटिगिन और उसके साथी साजिशकर्ताओं ने याकूत को पकड़ लिया और उसे मार डाला और फिर अल्तुनिया के साथ रजिया को हराने और पकड़ने के लिए सामान्य कारण बना दिया। उसे अल्तुनिया की देखभाल सौंपी गई और बाकी रईस राजधानी लौट आए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।